अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। तमाम सियासी जमातें वफाक में हो, सूबाई हुकूमत में हो, कराची की तरक्की की बात करती हैं, मुख्तलिफ वादे किए जाते हैं, मुख्तलिफ मनसूबे उनके अनाउंस किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती और बाद में उन्हीं चीज़ों के ऊपर सियासत भी की जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या वफाकी हुकूमत हो, कराची के मसाइल के ऊपर अक्सर बात करती हैं, आमने सामने भी दिखाई देती हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कराची मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा। उसकी वजह एक ताजिर की जानिब से पंजाब और सिंध के जो वज़रा आला हैं उनके तबादले की बात थी, जिस पर बिलावल भुट्टो जो है वही मैदान में है। बिलावल भुट्टो का जो बयान था ताजिरों के हवाले से, उसको MQM पाकिस्तान ने धमकी के तौर पर लिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची के जो मामला हैं उसमें बसेज हों, उसमें दीगर तरक्याती मनसूबे हों, पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने है और मुख्तलिफ नौइयत के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि कराची में अभी भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कराची के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, रान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ शौकत यूसुफ जई मौजूद हैं, रान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर मदोखिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अरशद वोरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MQM के रान और साबिक डिप्टी जो मेयर हैं कराची, वो भी रह चुके हैं। वोरा साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। MQM को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है बहुत से मामलों में सिंध हुकूमत और ख़ुसूसन कराची की मेयरशिप पर। आप लोग वफाक में इकट्ठे बैठे हुए वफाकी हुकूमत के अंदर, तो कराची के मामला जो हैं उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के बात नहीं हो सकती? देखिए, कराची के मामले पे सियासत नहीं होती। कराची के इश्यूज हैं जिसको कि असेंबली के फ्लोर पे भी उठाया गया है, जिसको ये सिर्फ इस हुकूमत में नहीं बल्कि पिछली कई 3-4 हुकूमतों से जो है हमेशा कराची के इश्यूज को उठाया गया, जो कि आज तक अनरिजॉल्व्ड हैं। जब तक कराची में MKM की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बल्दियाती हुकूमत रही है, कराची में अगर कभी भी डेवलपमेंट का दौर नजर आया है तो उसी दौर में डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा कराची में किसी भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट नहीं हुई। $3 बिलियन, $3 बिलियन का मतलब ये होता है कि हर साल जो IMF पर जाकर पाकिस्तान ने 2018 से ऑनवर्ड्स $3 बिलियन के लिए पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। वो $3 बिलियन सिंध हुकूमत को हर साल NFC अवार्ड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं। और सिंध, कराची का क्या, हैदराबाद का क्या, आप सिंध का हाल सब जानते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कराची से कचरा नहीं उठता, कराची में सीवरेज का पानी नहीं जो है गटरों में जाता। कराची का कौन सा ऐसा इशू है? गर्ज ये कि अब तो ये हो गया कि कराची, जिसको कहते थे कि लिटरेसी में नंबर 1 शहर है, आज उस शहर का ये हाल है कि जब कोटा सिस्टम फेल हो गया और कोटा सिस्टम होने के बावजूद कराची के बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन हासिल करते थे, आज उनको जो है डिप्राइव करने का तरीका ये इख्तियार किया गया कि इंटर और मैट्रिक के बोर्डों पर अपने बंदे बिठाकर 28 से 30% जो है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का रिजल्ट आया है और लाड़काना, नवाबशाह और दूसरे शहरों का, सिंध के रूरल एरियो का 80% आया है। ये जिस नोयत के तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें हो, आपकी जमात पर इसी नोयत के इल्ज़ाम लगाती रही। बाकी जो आप बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो दौर है, मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि उस टाइम डिक्टेटरशिप थी, पीछे आपके पीछे एक हाथ था, पैसा था, दैट्स व्हाई वो एक अच्छा टाइम गुजर गया आप लोगों का। प्लीज लेट मी, देखें आप जो बात कर रहे हैं, लेट मी टॉक। आप जो उस टाइम जो है कराची में हर महीने जो है ना 3 से 4 बच्चे गटर का ढक्कन न होने की वजह से गटर में डूबकर नहीं मरते थे। उस जमाने में जो है कराची से बच्चे अगवा नहीं हो रहे थे। आज तो कराची से बच्चे अगवा होने शुरू हो गए, 4 और 7 साल के बच्चे, जिनका पता नहीं चलता महीनों महीनों तक के कहाँ गए, और उसमें से कभी कोई मिल जाता है तो गटर में डूबा हुआ पता चलता है कि ये गटर पे 10 दिन पहले डूब गया था। उसके बावजूद गटर में हर महीने कम से कम 1-2 बच्चा डूब रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डेवलपमेंट वर्क मुझे बता दें, कराची की ट्रांसपोर्टेशन का हाल आप बता दें। ये अगर कराची को पिछले 5 सालों में कोई 200 बसें अगर दे दी गई हैं तो कराची की रिक्वायरमेंट 2000 बसें हैं। कराची में आज फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था, जो कि कंप्लीट करना था सिंध गवर्नमेंट ने, जो आपकी मेट्रो बस है जिसको आप ग्रीन लाइन कहते हैं, वो ग्रीन लाइन जो है नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त शुरू हुई थी, आज तक अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो सकी है। आज ये जो आप बात कर रहे हैं जो वहाँ पे बसेस के हवाले से, अर्बन ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं 3000 बसेस की जरूरत है। इस पे आज हमने देखा कि पंजाब और सिंध हुकूमत भी आमने सामने हमें दिखाई दी। एहसान साहब से इस पे पूछूंगा, लेकिन कादिर साहब ये बताएं कि परफॉर्मेंस के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कराची में MQM वाले, पहले भी करते रहे हैं, और आप वफाक से इजहार करते हैं कि फंड्स नहीं मिलते।
जी बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। मैं तो अरशद वोरा साहब की बातें सुन के सकते में आ गया, और कराची की आवाम अगर ये सुन ले तो मेरे ख़्याल में बहुत कुछ उनके जहनों में है। घर से निकल के आयतुल कुर्सी पढ़ते थे और घर वापस आते हुए आयतुल कुर्सी रोज़ाना 25 से 30 अफराद MQM वाले कत्ल करते थे। और अगवा ये कहते हैं कराची से बच्चे अगवा नहीं, कराची से मर्द अगवा होते थे, लोग अगवा होते थे, कत्ल होते थे। एक MQM का रहनुमा औरंगी टाउन में किसी ने मारा था, उसकी बदले में एक रात में 110 लोगों को कत्ल किया है। कौन सी दौर की बात कर रहा है? बुरी बंद लाशों का और कत्ल गारत का, टॉर्चर सेल का, आग लगाने का, जहाँ मैं बैठा हूँ सिटी कोर्ट में, या जिंदा वकीलों को जलाया गया। और मेरे हल्का और मुस्तफ़ा कमाल साहब का हल्का NA 242 में 259 अफराद को फैक्ट्री में बर्तन न देने पे ज़िंदा जलाया गया। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, उनका हमने ख्याल रखना है, ओन कर रहे हैं। कौन सी कराची की बात करें? आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी शख्स से कोई बता नहीं माना जा, कोई बंदा अगवा नहीं होता है, कोई बोरी बंद लाश नहीं होती है। यहाँ एक रुकिएगा, जो आपने भी मसाइल इंडिकेट किए हैं, बाजी का जिसका हवाला दे रहे हैं, उस टाइम सूबे में हुकूमत, सूबाई हुकूमत किसके पास थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। मुसलसल चौथा ये आप लोग का टेन्योर है। जी बिल्कुल है, मगर इस चौथा टेन्योर में आपको 2.5 टेन्योर में MQM हमारे साथ इत्यादि थे और टॉप की उनके पास वजारतें थी, सारी वजारतें इनके पास थी। और उसके बावजूद उनका शोदा का कब्रिस्तान बना हुआ है। शोदा का कब्रिस्तान यानी पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच को तो मारते थे और आखिर में अपने माजरों को भी कत्ल करते थे। और फिर लिसानी बुनियाद पे 2 ग्रुप बन गए, MQM और MQM हकीकी, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बन गया, PSB वगैरह। तो ये कत्ल गारत तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं है। आज अगर लोगों को ये ज़रूर है कि पानी है, पानी के वजह ये कि 4 मनसूबा जहाँ पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है, सिंध हुकूमत अपने हिस्से का पैसे दे चुका है, वफाक ने नहीं दिया है। और K5 मनसूबा जहाँ मेरे और शहबाज शरीफ साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब काल का है, बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट की माड़ी, वहाँ 50 अरब की लागत से खुर्शीद शाह साहब की वजारत में हमने K5 मनसूबा बनाया। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए। इलेक्शन के लिए तो शहबाज शरीफ साहब दौड़े आते मगर या नहीं थे। बाद मुस्तफ़ा कमाल की बात की, मुस्तफ़ा कमाल ने जो 3 अरब रुपए जो ना वो चुरा के जब ये मलाइशा में जायदाद बना लिए, तो फिर अल्ताफ हुसैन उसको नहीं लेके आए थे, फिर ये दुबई क्यों भागा था? ये सब चले ये वफाक से पूछ लेते हैं, वफाक क्यों आपकी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा सिंध गवर्नमेंट की, कराची की? क्या दिया राणा साहब, ये शिकवे आपने सुन ली, इस पे सियासत हो रही है, लेकिन सफर कौन कर रहा है? सफर पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है, वहां की आवाम कर रही है। आखिरी सुन ले जी, 1 मिनट। सफर आवाम इस वजह से कर रही है कि अगर ये मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहे हैं, उस वक्त डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था और वो MQM को फंड दे रहा था। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने 4 आने नहीं दिए। बता देने बल्दियात को कितने पैसे दिए। ये सिंध हुकूमत अपनी जो रिसोर्सेज से बल्दियात चला रहा है। चले जवाब ले लेते हैं। राणा साहब बताएं क्यों पैसे नहीं दे रहे कराची को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में आपकी हुकूमत का हिस्सा इकट्ठे, और MQM भी साथ है, लेकिन कराची के मामले पर सियासत हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आपको टेक्निकल और जो हकीकत है वो मैं आपको बयान कर सकता हूँ। 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे, तो जो PSDP है, जो डेवलपमेंट फंड होता है वफाक का, उसके अंदर जो सूबाई नौयत के जो परसेंटेज थी PSDP की, वो 18 या 14 से 18% के करीब थी। उसके बाद PTI का दौर आया और उसने बहुत सारी PSDP को, जो कि नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 60% जो कलेक्शन है वो सूबों को वैसी ऑटोमेटिकली उनकी आबादी और जो मुख्तलिफ जो है उसके मुताबिक चले जाती है उनको। तो वो 40% पे चलेगी PSDP की ये PTI के दौर में, कि वो सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट्स कर ली, जो कि नहीं वो कर सकते थे आईनी तौर पे, क्योंकि अब डिवॉल्व हो गया था। और 60% तो वो कमिटमेंट्स कंटिन्यू करती रही। हमने भी जब हमारी PDM का दौर आया तो हमने कमिट किया कि हम इसको जो पुरानी कमिटमेंट्स के मुताबिक है, हम PSDP से सूबाई नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फंड करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हम IMF के प्रोग्राम में है, तो उस प्रोग्राम के तहत आपको मैं बताना चाहता हूँ आवाम को कि PSDP जो है
वो इसी तरह 8 से 9 साल, बल्कि कुछ यानी कि कैलकुलेशन के मुताबिक 10 साल के प्रोजेक्ट्स उसमें ऑलरेडी जा चुके हैं, थ्रो फॉरवर्ड है। यानी कि 10 साल अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट ना करें तो तब भी हमारे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते। लेकिन IMF के इस मुआहदे के अंदर हमें वो जो सूबाई नौइयत के प्रोजेक्ट्स थे उनको फंडिंग हमें उसकी इजाजत नहीं मिली, तो उस बुनियाद पे ये जो फंडिंग थी ये नहीं हो सकी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको PSDP ने फंड करना होता है, और अगर कुछ कमिटमेंट्स हुई कि कराची का पैकेज दिया जाएगा या ग्रीन लाइन दी जाएगी, तो वो उसूली तौर पे वो सूबाई जिम्मेदारियां हैं, और अगर कोई कमिटमेंट का वो किया गया तो वो फिर IMF की वजह से उनको जो है वो नहीं कंटिन्यू कर सके। ये चीजें जो है वो वफाक और सिंध गवर्नमेंट आपस में इन चीजों को बहुत दफा इस पे बात भी हो चुकी है, और हम ये कंसर्न्स और जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कन्वे कर चुके। लेकिन ये हमारी तरफ ये जो भी आपने बसेस की बात की, इस पे मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा। ये जो पंजाब और सिंध में एक रेस है, इस पे बात करते हैं। लेकिन वोरा साहब, शिकवा आपने सुन लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप लोग सूबे में भी हुकूमत का हिस्सा रहे, अभी मरकज में इकट्ठे बैठ के कोलिशन गवर्नमेंट का आप लोग हिस्सा हैं, तो ये जो शिकवे हैं ये किससे कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपस में जब बैठते हैं तो सबसे बड़ा मसला आप लोगों का वाकई कराची के मसाइल हैं, तो उसको हल क्यों नहीं करते? देखिए आदिल, जो 2005 से 2010 का दौर था, वो दौर जो है कराची के लिए बेहतरीन दौर था। जो काम हुआ, जहां पे इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि 3 अरब मुस्तफा कमाल K5 के लेके चला गया, खुर्शीद शाह साहब ने K5 का 3 अरब का, मेरे ख्याल से K5 तो अभी बहुत दूर की बात है। जब मुस्तफा कमाल 2000 में उतरे थे तो 2010 में उतरे थे, उस वक्त उन्होंने K4 का एक मंसूबा जो है वो दे कर गए थे, और उस वक्त वो मंसूबा जो है वो तकरीबन जो है 20 से 25 अरब का था। आज वो मंसूबा 100 अरब से ऊपर जा चुका है, 100 अरब से ऊपर। इस दफा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने K4 मंसूबे के लिए वफाक से 35 अरब रुपए मुख्तस करवाए हैं, ठीक है ना, और वो 35 अरब भी इस कंडीशन के ये खत्म हो गए तो उसके अलावा भी वफाक और पैसे देगा। ये MQM ने कारनामा किया। K3 जो है मुस्तफा कमाल के दौर में शुरू हुआ, K2 डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में शुरू हुआ। कराची का मेजर इशू जो है जब भी रिजॉल्व हुआ है MQM के दौर में हुआ है। MQM इस शहर को ओन करती है, MQM ने इस शहर की ओनरशिप ली हुई है, इसलिए MQM को ही इस शहर की और कराची के अर्बन एरियाज की फिक्र है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मौका मिला, जिस दिन मरदमशुमारी सही हो गई, और जिस दिन जो है अर्बन रूरल का जो डिफरेंस है वो हकीकत उसको सही तरीके से गिन लिया गया, तो इंशाअल्लाह ताला जब सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आएगी तो जो अंदरून सिंध है, जो देही सिंध है, वहां पे भी तरक्की होगी। वहां पे भी जो है अंदरून सिंध, जिन स्कूलों में भैंसें और चरागाहें बनी हुई थी, उन स्कूलों में इंशाअल्लाह ताला जहां से आज 80% नंबर आ रहे हैं वहां प्रॉपर स्कूलिंग होगी, तब बच्चा पढ़कर ऊपर आएगा। इस तरीके से नहीं कि आपने जो है वो चरागाहें बनाई हुई हैं, आपने भैंसें रखी हुई हैं, आप जो मुझे देखें बहुत सारे इश्यूज हैं और हम शायद 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हम डिस्कस नहीं कर सकते उनको। मेरे भाई ने जितने इल्जामात लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं इल्जामात की रोशनी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस शहर को डिलीवर किया है। मुझे ये एक अपनी डिलीवरेंस बता दें। इन्होंने इतनी सारी चीजें गिनवा दी, मैं तो सिर्फ ये गिनवा रहा हूं कि देखें भाई, बात ये है। मदखिल साहब जरा ये बता दें, परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बता दें कि क्या परफॉर्मेंस रही है कराची की? मेयरशिप पहली बार आपको मिली है, वो भी एब्सेंस में मिली कि MQM ने कंटेस्ट नहीं किया बल्दियाती इलेक्शन, पहले नहीं किया था, जमात इस्लामी को मौका मिला, अब इस बार उन्होंने बैकआउट किया, उसके बेनिफिशियरी आप लोग हैं, तो क्या किया कराची की आवाम के लिए? एक सिर्फ सेकंड का देखिए, मुस्तफा सबसे पहले ये मेयर इनको इससे पहले, मेयर बनने से पहले ये 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो इनकी मेयरशिप जो है वो काउंट की जाए, जितनी ये 2 साल की मेयरशिप प्लस 1.5 साल की, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल का जवाब दे दे मदखिल साहब, 3.5 साल हो गए कराची में आपको। जी, सबसे पहले ये मुस्तफ़ा कमाल साहब आज से 15 साल पहले बल्दिया टाउन में इनके और मेरे हल्के में जो NICD अस्पताल का इफ्तिताह किया है, संग बुनियाद रखा, वो 15 साल बाद आज मुकम्मल हो रहा है और मुकम्मल हो चुका है। चंद दिन में वज़ीर आला इसका इफ्तिताह करेगा, नंबर 1 बात। और माजी में जहां उन्होंने पानी की लाइनें काट करके, जहां पश्तून आबादी है उनसे पानी की लाइन काट करके प्लेटें लगाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ की लाइन हब डैम से दी है, जो कि 50% काम मुकम्मल हो चुका है।
अंदरूनी तरक्याती काम कराची के अगर देख ले, हर यूनियन कौंसिल में हर जगह पे रोड, सीवरेज, पानी की लाइनें पीपल्स पार्टी बिछा रही है। आज अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, जो एमक्यूएम ने कत्ल गारत के साथ साथ जो ना अपनी करप्शन की नज़र किया था, उसके ऊपर काम हो रहा है। एक भी यूनियन, हर यूनियन कौंसिल को, बल्कि यूसी लेवल को 12 लाख रुपए महीने का मिल रहा है। टाउन के फंड अलग है, मेयर फंड अलग इस्तेमाल करे और सिंध हुकूमत अलग खर्च करे। इसके बावजूद के वफाक से टका नहीं मिल रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं बाकी सिंध की अगर बात करूँ, जदीद तरीन अस्पताल, एशिया के जदीद तरीन अस्पताल कराची में NICVD और ट्रामा सेंटर, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर के नाम से रहेंगे, और गंबट में किडनी सेंटर दुनिया का वर्ल्ड स्टैंडर्ड का मौजूद है। सिंध के 10 अजला में NICVD मौजूद है, जो जदीद जो इजलास न सिर्फ पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं उसके इलाज करने के लिए। ये सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस से मैं चंद चीजें आपके सामने रखा हुआ है। ये आपने वैसे परफॉर्मेंस बताइए, एक चीज से मैं भी थोड़ा हैरान हो रहा हूँ, 26वीं आईनी तरमीम हो, बाकी कानून साजी हो, उस पर आप लोग एक साथ बैठते हैं, यकजा दिखाई देते हैं सियासत के लिए, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा तकसीम है। राना साहब ये बता दें कि पहली इलेक्ट्रिक बस पंजाब हुकूमत का दावा है उन्होंने शुरू की और सिंध हुकूमत का दावा है उन्होंने शुरू की, तो आप जरा इसमें बता दें किसने पहले शुरू की? देखिए बात ये तो बड़ी खुशाइन बहस है कि परफॉर्मेंस पे या अवाम के लिए कोई बेहतरी प्रोवाइड करने के लिए क्लेम किया जा रहा है कि मैंने पहले किया या उसने पहले किया। ये बहुत अच्छी डिबेट है, और ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आफ्टर लॉन्ग टाइम हम तो सियासत देख रहे हैं, जलसे जुलूस रैलीज देख रहे हैं, इल्जाम तराशियां देख रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम देख रहे हैं। पहली बार कोई अच्छी चीज में कंपटीशन हो रहा है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो देखें ये यहाँ तो कुछ एक जमात के जो है मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम सिंध वाले जो हैं या पंजाब वाले जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं कि हमने बेहतरी हम कैसे लाए या कौन पहले लेके आया। तो ये मैटर नहीं करता। देखें अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे फैसले हो रहे हैं जो मुल्क के मफाद में हैं, जो एक आम आदमी के मफाद में है। तो ये बड़ी बहस है, बजाय कि मैं क्लेम करूं कि हमने पहली दफ़ा की है या उन्होंने पहली दफ़ा की है। अच्छी चीज़ मुझे भी ये जो है इसमें खुशी है कि मुकाबला अवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। ठीक है शौकत साहब, ये आप सुन रहे हैं, सिंध और पंजाब लड़ रहे हैं तरक्याती कामों पर क्रेडिट लेने के लिए। पहले हमने शुरू किया, ये इनोवेशन पहले हम लेके आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आवाम को फैसिलिटेट करना हो। हम KP की हुकूमत को देख रहे हैं, वो भी तक जलसे जुलूस रैली एहतजाज की सियासत पर ही अटकी हुई है, अवामी फलाह बहबूद और इन मामलों में कहीं दिखाई नहीं दे रही उस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जमहूरियत के अंदर अवाम का जो नब्ज़ होता है ना, उस पर बात करनी चाहिए कि अवाम कहाँ खुश है, कौन से सूबे में अवाम ज़्यादा खुश है। ये अगर आप सर्वे करा लें तो आपको पता चल जाएगा। इस देखें हमें कोई बुरा तो नहीं लगता है कि अगर आप की बात कर रहे हैं, बानी PTI KP की हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। गंडापुर साहब को उन्होंने शिकवे किए हैं, जनाब अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन के मामला है, बहुत से आवाजें आपकी अपनी जमात में से उठ रही हैं, आप तो आवाम की बात कर रहे हैं। नहीं देखें इस तरह नहीं है। अगर इमरान खान का जो लेवल ऑफ वो है ना, वो बहुत हाई है, वो अपनी ही जमात को जाहिर करेगा ना। अगर परफॉर्मेंस मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सुन रहा हूँ मैं आपको जी। हेलो, देखिए अगर परफॉर्मेंस पे वो बात ना करे तो वो क्या करेगा। हम अगर मुकाबला कर रहे हैं इनका तो परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं ना। इन्होंने जान मारी, इन्होंने जाली वोट डाले, इन्होंने सब कुछ किया, फिर भी KP से ये नहीं जीत सके। और तो ये होती है परफॉर्मेंस। अच्छा बाकी देखें ये बात कर रहे हैं, अगर हमारी BRT थी पेशावर में तो कितना उस पर ले दे होता रहा। रोज़ाना मीडिया जो है ना, कभी एक एंकर आ रहा है, कभी दूसरा एंकर आ रहा है। क्या कराची के आवाम को इसका एहसास नहीं हो रहा है कि वहाँ BRT क्यों नहीं बन रही है? 2022 में स्टार्ट हुई है और अभी ये कह रहे हैं कि 2 साल और लगेंगे। तो ये क्यों हमारे ऊपर इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे? ये क्यों इतने रोज़ाना एंकर भेज रहे थे कि जी ये इनकी BRT लेट हो गई? तो परफॉर्मेंस पंजाब में ट्रेंड सेट हो चुका था ना कि 6-8 साल में मेट्रो बन गई, लाहौर की, फिर मुल्तान की, फिर पिंडी इस्लामाबाद की। तो आपका मंसूबा डिले हो गया, तो उस पर बात तो करनी थी ना, उसके पैसे भी बढ़ गए, जो लागत थी उस पर भी इजाफा हुआ। नहीं देखिए आप तो पार्टी ना बने ना, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ आप बिल्कुल क्वेश्चन करें, लेकिन आप ये उनसे भी पूछें ना कि आपकी BRT क्यों, क्या उसके उनके पैसे नहीं बढ़ेंगे? सिर्फ हमारी BRT के पैसे बढ़ने थे। तो अगर एक बंदे ने गलती की है
उसने 6 महीने का नारा लगा दिया, परवेज खटक साहब ने। उस वक्त भी हमने कहा था कि 6 महीने में इतना बड़ा जो 32 किलोमीटर तो उसके अंदर पुल है, तो 32 किलोमीटर मुझे कोई बता दे कि 6 महीने में कोई पुल बन सकता है 32 किलोमीटर। तो ये तो देखिए एक वो था, एक पॉलिटिकल नारा में कह सकता हूँ, लेकिन काम तो हुआ है ना, लोग खुश हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग खुश हैं। अब आगे से वो कहते हैं जी इसमें करप्शन हुई है, तो निगरान दौर में कितना उस पर छंजा वो खंगाल मारा के सारे एक एक चीज़, कोई 1 रुपये के करप्शन बता देते ना। नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, उससे पहले निगरान से पहले बता देना कहाँ पे करप्शन हुई। हमें तो यही अंदाज़ा था कि ये अभी निकालेंगे कि जी ये करप्शन हुई है, वो करप्शन हुई है, कोई करप्शन नहीं निकाल सके। उल्टा आके निगरान में जो करप्शन हुई वो अभी आप देखेंगे क्या क्या करप्शन हुई है उसमें। तो देखिए हमें खुशी है कि अगर ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कराची के लोग तो खुश नहीं है ना। कराची में आप जाएं, वो कहते हैं जी हर दूसरे तीसरे दिन में एक गटर में बच्चा गिरा होता है, वो कहते हैं जी ढकना, कहते हैं ढक्कन, एक कहता है जी मेरा जिम्मेवारी नहीं है, कॉरपोरेशन कहती है मेरी नहीं है। तो ढक्कन लगाने के पैसे इनके पास नहीं है, क्यों नहीं है? लेकिन ये गैर जिम्मेदारी है, ये MQM पे डाल रहे हैं, MQM इन पे डाल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि कराची पे फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। कराची के वो तमाम इलाके पहले अगर MQM ज़्यादती कर रही थी तो वो भी गलत है, पीपल्स पार्टी कर रही है तो वो भी गलत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध से वोट मिलता है और वो इतना सीटें लेकर आते हैं कि उनको कराची की सीटों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो कराची को फोकस ही नहीं करते। तो ये जो मेरे ख्याल से थिंकिंग अभी तो वहाँ पे मेयरशिप मिल गई है, तो अब तो फोकस करें तो ये बनता है उनका कि नहीं हुकूमत उनके पास है, मुसलसल चौथा टेन्योर है। कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहा है, कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहा है पाकिस्तान को। तो कराची में जिसकी भी हुकूमत हो, मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अमन अमान की सूरत हाल भी अच्छी हो। आज देखें कराची शहर में रात को शाम के बाद कोई अकेला फिर नहीं सकता है, क्यों? मोबाइल स्नैचिंग होती है, गाड़ी लोगों से ठीक है ये लॉ एंड ऑर्डर चीजें बेहतर होने की बल्कि माजी से अगर उसका देखे जायजा ले तो बेहतर हुई भी है। अब साहब ये बता दें कि बिलावल साहब ने कहा कि घर की बातें घर में करें, मतलब कहीं जाके इधर उधर ना करें, तो किस तरह उसको आपकी जो पार्टी है वो समझती है कि वो धमकियां दे रहे हैं ताजरों को? देखें बात यह है कि कराची जो है इंडस्ट्रियल हब भी था, और कराची का जो इंडस्ट्रियल साइट लिमिटेड साइट जो एरिया है कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट था। आज वो जो है तकरीबन जो है खंडर बन चुका है, मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम को नहीं है। 5-5 साल से एक जगह पे गड़ा है तो वो गड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां पे पानी जो है पिछले 40 सालों से जो है, मैंने कल भी एक बात की थी कि 2 MGD से ज्यादा आज तक नहीं मिला। आज भी जो है 2 के बजाय अब 1 MGD हो गया है, वहां की रिक्वायरमेंट 40 MGD है। तो आपने कराची से कराची की इंडस्ट्री को दिया क्या? आपका दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो बड़ा हो गया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पे सड़कों का आप यकीन करें वो बुरा हाल है कि वहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पूछ लीजिए, लेकिन जो ताजरों का जो शिकवा है, वो मीर साहब जिस तरह बात कर रहे थे वज़ीर आला के तबादले की, वो उस पर कैसे बिलावल साहब जिसने रिएक्ट किया, क्या मरियम नवाज का नाम वहां पे पसंद नहीं आया, तो ये क्या हुआ और आप उसको धमकी कैसे देख रहे हैं उसे? अब देखें, धमकी हो या जो कुछ भी हो, रूल कर रहे हैं पिछले 17 साल से सूबे पे, और पूरे 17 साल में मैंने आपको अभी फिगर्स दे दिए हैं। NFC अवार्ड के थ्रू जो पैसे मिलते हैं, अब सूबे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है। कराची इटसेल्फ सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जो है 98% टैक्स देता है। अब 98% टैक्स में से आप सिर्फ अगर आधा भी कराची पे खर्च कर दो तो कराची में नजर आए, लेकिन वो तो पॉलिसी यही है। अब तो कराची में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है ऑफिशियल तरीके से लैंड ग्रैबिंग होने लग गई है, हाउसिंग सोसाइटियां ऑफिशियल तरीके से लैंड ग्रैबिंग होने लग गई है। अब तो आप यकीन करें कौन सा ऐसा इशू है, ये अभी पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे थे, खुदा की कसम जितना इन्होंने, मतलब मैं क्या कहूं कि जितना झूठ बोला है कि ये काम वो काम, कौन सी सड़कें, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये चीजें होती कि कराची की हर यूनियन काउंसिल में अंदर की सड़कें बन रही होती, कराची में जो है लोगों को पीने का पानी मिल रहा होता, कराची में सीवेज का पानी ना खड़ा होता, मुझे ये किसी एक यूनियन काउंसिल जो जिसको ये कहते हो कि ये जो है बिल्कुल हमारी एक मॉडल यूसी है, वो मॉडल यूसी कराची की 250 यूनियन काउंसिल में एक यूनियन काउंसिल ले जाके मुझे दिखा दें कि ये हमारी, मतलब आप कह रहे हैं कि किसी एक यूनियन काउंसिल में भी मामला बेहतर नहीं है, वहां हर जगह काम होने वाला। राणा साहब, आपने सुना वो ताजिर साहब पहले कह रहे थे CM के तबादले की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको वजाहत देना पड़ गई,
तो क्या ये कोई प्रेशर आया कि और बाद में तनकीद भी कर दी? पहले वो चाह रहे थे कि मरियम उधर आ जाएं और मुराद साहब इधर आ जाएं, लेकिन बाद में वजाहत देना पड़ेगी उनको जनाब इस पूरे मामले पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो आपने ये डिबेट जो शुरू किया आपने ये इस प्रोग्राम में, यही डिबेट होनी चाहिए। जमातों को अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना चाहिए और जो ना अहलियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करें कि कैसे इनको बेहतर करना है। और फिर देखें, इस बहस का फिर नतीजा ये होगा कि जमातें कम अज़ कम सोचेंगी पार्टी लेवल पे कि हमें आपस में भी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है, मुख्तलिफ जमातों को एक दूसरे के साथ, और अवाम के लिए कोई जो है वो डिलीवरी लेके आनी है। देखें, ये जो बात है कि मरियम को इधर कर दें या मुराद को इधर कर दें, मरियम नवाज साहिबा बड़ी मेहनत कर रही हैं पंजाब के अंदर, और उनकी जो मेहनत है, मैं सिर्फ अगर आपको ये बताऊं कि जो ये कूड़ा उठाओ और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो वो एक रेवोल्यूशन लेके आई है, गांवों से भी जो है वो कूड़ा उठ रहा है। और ये पहली दफा हो रहा है कि जो पाइलअप हो रहा थे कूड़ा जो टनों के हिसाब से लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, साहिवाल में, गुजरावाला में, पूरे पंजाब के अंदर से कूड़ा उठाने का जो एक सिलसिला है, सफाई का सिलसिला। और आप इस पे मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सड़कों पे जाके अगर लोगों का पूछ लें कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कूड़े के हवाले से, तो आपको एक बहुत मुस्बत जवाब मिलेगा। ये वो चेंज है जो मरियम नवाज साहिबा लेके, इसी तरह एजुकेशन है, इसी तरह हेल्थ है, इसी तरह और दीगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है। तो एक चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भी उनके नीचे हैं काम करते नजर आना चाहिए और उसके रिजल्ट नजर आने चाहिए। तो मैं खराज तहसीन देना चाहूंगा मरियम नवाज साहिबा को कि वो इस गवर्नेंस मॉडल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं, जो कि डिलीवरी के ऊपर बेस करता है, लोगों को घर तक डिलीवरी देने पे, और वो नजर आ रहा है पंजाब में। ठीक है कादिर साहब, पंजाब की एग्जाम्पल कराची के ताजिर दे रहे हैं और ये सामहाउ पसंद नहीं आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बिलावल साहब का जो बयान था उसको एमक्यूएम तो धमकी कह रही है, एक तरह से तंबीह किया उन्होंने ताजिर कम्युनिटी को। वो एमक्यूएम तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि जिस तरह वो सोचती है इस तरह बोलती भी है। धमकी, कत्ल, गारत, बत्ता, चोरी चकारी, ये सारे अगवा बरतावान, बुरी बंद लाशें, ये तो अब ख़त्म हो चुकी है, तो माजी का किस्सा बन चुका है। अब शौकत यूसुफजई साहब की बात के ऊपर मैं दो चार बातें करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अवाम खुश है। आप कोई काम बता नहीं सकते हो, आवाम खुश है। आपके एक ज़िले करम एजेंसी के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक आप टैंकर तोपों के साए के नीचे आप राशन ले जा रहे हो, जैसा गजा में ले जा रहे हैं, फ़लस्तीन में। आप कह रहे लोग खुश है। आपके अपने वज़ीर-ए-आला डी खान जो शहर है, जो मेरा आबाई इलाका ज़ोबत है, वह मगरिब के बाद ताले लग जाता है। मगरिब के बाद इस्लामाबाद डी खान इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकते। आप कहते हैं लोग खुश है। आपके जो बनू जेल टूटा, जो दहशतगर्द सारे लोग लेके गए, आपके तो लोग खुश है। आप मुझे कोई तरीके, आपके पुख्तनख्वा के लोग इलाज के लिए कराची आते हैं, आपके पुख्तनख्वा के लोग रोजगार के लिए कराची आते हैं, आपके पुख्तनख्वा के लोग तालीम के लिए कराची आते हैं। तो आपके सूबे में है क्या जो आप बड़े फख्र से कहते हैं? बाकी जो आपने दक्कन की बात की मोहतरम, आप ये सुनिए कि कराची मेयर जो ना वो कराची का है, लेकिन यहाँ 87 यूनियन कौंसिल जो ना वो जमात इस्लामी के पास है। एमक्यूएम तो भाग गई है डर के मारे कि क्यों जीत नहीं सकते थे। वो ये समझ रहे एजेंसी यहाँ पे हमें जितवा देंगे, वो तो जितवा नहीं सके। वो पहले इनको अशर पता था कि जिस तरह गन पॉइंट पे इनको बिठा के रखा अल्ताफ हुसैन के डर की वजह से, ये इनकी तो बात ही छोड़ दे, ये तो कभी अब दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन आप मुझे बता दो, आपकी सूबे से सारे लोग तो कराची आ रहे हैं रोजगार के। कराची अगर इतनी ही बुरा है तो लोग रोजगार के लिए, सेहत के लिए, चले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, बलूचिस्तान से आया हूं, मैं क्यों आया हूं? काम काज के जाते हैं। केपीके की जो आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ के कुछ डायनामिक्स कुछ और है, वहाँ पे बिल्कुल साथ अफगानिस्तान लगता है, जहाँ पे आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल रही है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कौमी से बात करेंगे। 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इस पर ज़रा नज़रसानी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नहीं तो कुछ मामला जिस तरह माजी में हुआ है उस तरफ भी जाएंगे। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की, जहाँ पर जमूद तारी है। स्पीकर ने ऑल्दो दोनों कमेटीज़ को बरकरार रखा हुआ, जो मुज़ाकराती कमेटियाँ जिनके कई सेशंस भी हुए, लेकिन दोनों जमातें जो हैं उसे बैकफुट पे चली गई हैं। तो इस सूरत हाल में देखते हैं कि मुज़ाकरात स्पीकर किस वजह से इन चीज़ों को अभी तक इंटैक्ट रखे हुए हैं कि आगे चलकर कोई बात भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एहतजाज की जानिब बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। राना साहब, ये जरा बताएं, जो स्पीकर साहब हैं उनका ये किस लिए, आप भी पीछे चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे हट गई, उन्होंने दोनों कमेटीज़ को इंटैक्ट रखा हुआ है, उनको डी नोटिफाई नहीं किया, तो किस लिए सब कुछ हो रहा है? देखें, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन ख़त्म हो और इंतशार की सियासत ख़त्म हो, और जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के मसाइल का हल निकालें। लेकिन बदकिस्मती से देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में इस चीज़ का बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ का इजहार किया कि हम देखें पार्लियामेंट के अंदर हम बैठ सकते हैं, अगर ये मुज़ाकरात से भाग गए, नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, तो हम पार्लियामेंट के अंदर कमेटी की ऑफ़र करते हैं कि आप उधर एक हाउस कमेटी बना दें जहां हुकूमत और अपोजिशन के लोग बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें। उससे जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी, आपकी पार्लियामेंट की भी जो है वो एक स्ट्रेंथन होगा पार्लियामेंट। तो हमारी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन जवाब क्या है? जवाब यह आया कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। सूबों के रास्ते कौन बंद करता है? कौन वफाक से सूबों के रास्ते बंद करता है या सूबों के बाकी सूबों से रास्ते बंद करता है? ये तो दहशतगर्द करते हैं। तो ये कैसा नारा लगाया जा रहा है? ये निहायत ही अफसोसनाक नारा लगाया गया है। उसी तरह अफसोसनाक है जिस तरह कहा गया था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो पैसे ना भेजें। तो मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो ना सिर्फ भुखलाहट का शिकार है, बल्कि वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से नहीं रुक रही। वो मुल्क को जो बातें मुल्क के खिलाफ हैं, मुल्क के मफादात के खिलाफ हैं, ये वो नारे बुलंद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको फिगर आउट करने की जरूरत है। देखें दूसरी तरफ से क्या आवाज आ रही है कि आए हम पार्लियामेंट में कमेटी बनाते हैं, उसमें बैठ के मसाइल हल करें। तो ये सारा मुद्दा है। और मैं आपको लेकिन पार्लियामेंट्री जो कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी मुतालबात थे उनको तो निगलेक्ट किया ना हुकूमत ने। अगर उस पर बात होती कहीं ना कहीं तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राजी हो जाती। शौकत साहब से पूछेंगे, लेकिन शौकत साहब पहले एक शॉर्ट सुन लें कि वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर, फिर आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे। सुनिए। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो ये आपने सुन लिया। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि दरखास्त करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि एहतजाज नहीं करें, क्योंकि उन दिनों में मैचेस भी होने हैं लाहौर में। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज जलसा करना चाहती है 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर। शौकत साहब क्या करेंगे इस अपील के ऊपर? कुछ देखेंगे इसके ऊपर, इसको ज़ेरे गौर लाएंगे कि एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बदकिस्मती से ये सियासी लोग नहीं है ना। सियासी लोग होते तो देखें एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, ये तो हमारा हक है, आईनी हक है। अब इसको ये हर दफ़ा कहते हैं जी ये 9 मई करने वाले हैं, ये 26 नवंबर करने वाले हैं, तो क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते? हम तो मुतालबा इसीलिए कर रहे हैं कि आप बार बार जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसका फ़ैसला कौन करेगा? आप कहते हैं नहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, हम जज भी हैं, इल्ज़ाम भी हम लगाएंगे, फ़ैसला भी हम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। आपकी देखें ना, आपने इस मुल्क को कहाँ पर पहुँचा दिया है। आपकी इस पर 2.2 से ऊपर तो आपकी ग्रोथ रेट जा नहीं रही है, आपसे मुल्क चल नहीं रहा है। 145 तो आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब में। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी जो है वो टेक्सटाइल्स है। तो जब आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, आप कहते हैं जी मईशत ठीक हो रही है। 27,000 अरब का आपने 2 सालों में कर्जा लिया, 1 अरब डॉलर का और कर्जा लेने जा रहे हैं। तो आवाम के ऊपर ये बोझ डाल के आप समझते हैं कि मुल्क इस तरह चलेगा? आप बड़े बड़े दावे करते हैं हम मुल्क को बड़ी तरक्की दी है। कौन सी तरक्की दी है? आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि मरियम नवाज जो आप बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमारे ये 3 साल 3.25 साल निकालने हैं। तो बाकी हुकूमत तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे, इसका मतलब वो नालायक थे, उन्होंने इस पंजाब को कुछ भी नहीं दिया। तो ये तो देखें आप अपने नफी कर रहे हैं। ये कहते हैं देखें आप उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पंजाब और सिंध में आपने भी अपनी चीजें की बात की, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं। आप कराची की बात तो हमने कर ली, पूरे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसी की वजह से सारे मसाइल है। वोरा साहब आप लोग भी देख रहे हैं, जब हुकूमत नाकाम हुई है, एक वोरा साहब से भी ले लेते हैं उनका, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जब हुकूमत नाकाम हो गई, कुछ देने की पोजीशन में नहीं थी अपोजिशन जमात को, तो उसने एहतजाज ही करना, उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन क्या है? बात हमारी ये हो रही है कि आज के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर है। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि इन्हें जो है पुनः एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, तो जो अभी रिसेंट हिस्ट्री रही है जिसमें कि इस वक्त 9 मई वाला एक इशू अलग चल रहा है, 26 नवंबर वाला अलग इशू चल रहा है,
वो प्रैक्टिसेस जो है और उसके अलावा भी वो प्रैक्टिसेस जो है वो एक पुरम एहतजाज नजर नहीं आया, वो जो है एक लाकानूनियत सी नजर आई। मैं ये समझता हूं कि ये पीटीआई की जो ये इस वक्त अप्रोच है कि कंटिन्यू डिस्टर्ब रखें इस पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम ओवरऑल इट रिलेट्स टू द इकोनॉमिक सिस्टम। और ये भी आपने जो एक 9 मई की बात कर ली है 26 नवंबर का जिसका आप इजहार कर रहे हैं, अभी जुनैद अकबर जो नए वहाँ पे केपीके में सदर बने हैं, जो पार्टी के वहाँ मामला देखें, जो अगला एहतजाज उन्होंने उसको लीड करेंगे, उन्होंने भी एक लाएमल दे दिया है कि लेट्स सपोज उनको एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन से रास्ते बंद करना है। तो ये कादरी साहब मामला तो फिर दोबारा गंभीर ही होते जा रहे हैं ना, कि मतलब अभी पिछले कमीशन वो मुतालबात हैं, एक नया एहतजाज, नया लाएमल, तो ये मामला मजीद ख़राब ही होंगे। देखिए, मामला तो ख़राब होना तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की पार्टी के हाथ में है। ये कहते हैं कि बदकिस्मती से हम लोग सियासी लोग नहीं है, खुद एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे अभी तक। और जनरल फैज़ गैंगस्टर ने 2018 में आरटीएस सिस्टम जब बिठाया तो उनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। ये उसी तरह चाह रहा है कि इस तरह कोई जर्नल इनको मिल जाए और इनको कुर्सी पे शहबाज शरीफ को उठा के और इनको बिठा दे, ये वही चाह रहा है। आज देख रहे इनकी सियासी सोच वोच का यहाँ अंदाज़ा लगा ले कि आज भी वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं। 8 फरवरी का जो ये एहतजाज कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे सवाल कर ले कि 8 फरवरी का आप एहतजाज कर रहे हो, 8 फरवरी का तो आपको मुतालबा ही नहीं है, आपको तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान को रिहा कर दो। इसी वजह से हुकूमत ने आपसे टेररी मांगा, इलेक्शन का ऑडिट जो जबानी में मुतालबा सामने आए थे। चलें तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, सड़कें बंद करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाएमल बना रही है, हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा होगी दोबारा, जिस तरह हमने देखा कि पहले पिछले एहतजाज, पिछले जो जलसे जलूस हैं उनके ऊपर कमीशन और बहुत से मुतालबा सामने आ रहे हैं, ये तो दोबारा मामला उस तरफ जा रहे हैं। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा तो ऑप्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर? देखें, ऑप्शंस तो होती हैं, बातचीत की ऑप्शन होती है, पार्लियामेंट में चीज़ों को आगे ले जाने की ऑप्शन होती है, लेकिन पीटीआई ने हमेशा गलत ऑप्शन चूज की है। अब ये जो मर्जी करते रहें, अवाम जो है वो जानती है कि मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और ये जो है इनकी काविश है कि हम इस बेहतरी को रोकें। तो अब अवाम की सपोर्ट इनको नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि पहले भी इन्होंने जो इस्लामाबाद आए केपीके से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बड़ी इन्होंने जो है वो धावा बोला सरकारी वसाइल के बलबूते पे, तो वो भी अब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो अवाम अब इस तरह पीटीआई के साथ जिस तरह ये समझते हैं कि बाहर निकलेगी, कोई नहीं निकलना किसी ने, तो ये अपने आप को सिर्फ मजीद शर्मिंदा करेंगे। आप कह रहे हैं अवाम बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन पाकिस्तान तरीके से एहतजाज करे, लेकिन ये एहतजाज पहले से कुछ मुख्तलिफ होगा थोड़ा सा। क्या मुख्तलिफ होगा कि पहले गंडापुर साहब आते थे, उनके साथ हुकूमती मशीनरी, वो सीएम थे, अब वो सीएम उस तरह से आकर तो नहीं, जो अकबर साहब देखेंगे पूरा मामला, तो शौकत साहब उस तरह से सरकारी मशीनरी वो वाली चीज़ें आपको अब मुयसर नहीं होगी, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बार एहतजाज करना उस तरह से? देखिए, ये आपने सुना कि ये एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात करते हैं, फिर आगे से कहते हैं इंतशारी हैं। इनके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा और क्यों करेगा जब इनके पास इख्तियार ही नहीं है? ये मैं आज इनको कहता हूँ कि हमें बताया जाए कि हम 26 नवंबर को भी जब आए हैं, इस्लामाबाद पहुँचे, डी चौक पहुँचे, किस बिल्डिंग के ऊपर हमने हमला किया था, किस इमारत के ऊपर हमने हमला किया कि ये कहते हैं ये हमला करने आए थे। हम तो वहाँ पहले से अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे हम धरना देने आ रहे हैं। तो क्या इससे पहले डी चौक में धरने नहीं दे रहे लोग? कोई आज तक कोई धरना नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ये जब हमारे दौर में कोई ट्रेन मार्च कर रहा था, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा था, कोई धरने की बात कर रहा था, हमने कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई की? क्योंकि हमें खौफ नहीं था। ये डरते हैं, आवाम इनके पास नहीं है। ये हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जी आवाम इनके साथ नहीं निकलेगी तो फिर सड़कें क्यों बंद करेंगे? फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप ना कंटेनर ना खड़े करें, फिर क्यों डर रहे हैं फिर आप? और मैं तो कह रहा हूँ जुनैद अकबर थोड़ी सी ज्यादती की। उनको नहीं कहना चाहिए था कि हम पाकिस्तान बंद करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, इसलिए कि हुकूमत खुद बंद कर देती है, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो सिर्फ डेट देते हैं कि जिस डेट को हमने एहतजाज करना है, तो ये खुद ही पाकिस्तान बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो इनका खौफ। लेकिन आपने जो एहतजाज करना है, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि इस्लामाबाद की जानिब आए, अगर रोका गया तो फिर आप केपीके के रास्ते बंद करेंगे?
नहीं देखें, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। हमने तो देखें, हम तो पुरअमन जलसा कर रहे हैं, एक लाहौर में कर रहे हैं, एक सवाबी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमत जलसा करने दें, क्या है, शाम तो जलसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जलसा नहीं करने देंगे तो फिर आप क्या करें एज ए पॉलिटिकल पार्टी? हम क्या चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाएं? ये आप बता रहे हैं कि जी पॉलिटिकल वर्कर और कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो पुरअमन एहतजाज करेंगे ना, हम इस हुकूमत के खिलाफ निकलें। क्या इससे पहले कोई एहतजाज नहीं हुआ है? ये क्यों इतना डर रहे हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटी, सियासी बातों का राइट है कि उसको हक मिले। अब लाहौर में पाकिस्तान तरीके से साफ प्रोटेस्ट करना चाहती है, जलसा करना चाहती है मीनार पाकिस्तान पर, तो इस तरह की आज़ादी तो होनी चाहिए ना, राइट तो मिलना चाहिए। तो हुकूमतें क्यों इसे थोड़ा कन्नी कतराती हैं, क्यों इस तरह का राइट जो है वो नहीं दिया जा रहा? देखें, बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल राइट देना चाहिए। और हर पार्टी की जो है वो, हर पार्टी को हक है, उनका बुनियादी हक है कि वो जो है जलसा करें, जुलूस करें। अभी 26 नवंबर वाली बात ही देख लेना कि 26 नवंबर को उन्होंने मार्च किया था और उन्होंने कहा था हम धरना देंगे, हम जो है ना मतलब ये कि मार्च करेंगे और जलसा करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो फिर जो है 26 से 28 नवंबर तक वो धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये फिर वो भी इस्लामाबाद। अच्छा, फिर जब भी ये करते हैं, जैसे अभी जो है मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस अब कराची, लाहौर में शुरू होना है, पिंडी में शुरू होना है, कराची में शुरू होना है, तो ये वो मौके क्यों देखते हैं कि जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त किया, जब वो चाइनीज डेलीगेशन आया उस वक्त किया, मतलब अब जो है वो फिर वो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। लेकिन अब तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो उसी पे वो एहतजाज करेंगे ना। वो तो एक कोइंसिडेंस हो गया कि उसी दिन वहां पे मैच है और उसी दिन एहतजाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं ना। मैं तो आपको इनके तमाम डेट्स बता रहा हूँ ना कि तमाम डेट्स उसी वक्त हो रही होती हैं जिस वक्त जो है कोई ना कोई इशू हो रहा होता है। अब 8 फरवरी को लाहौर में मैच है, तो डिस्टर्ब करना ही मकसद हुआ ना। जलसा जुलूस राइट तो है, लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी वफाकी हुकूमत, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास इस बार ये ऑप्शन है कि हम वफाक पे ना आए, हम अपने सूबा जो उसके रास्ते तमाम ब्लॉक कर दें, उसमें शार रेशम हो, उसमें अफगानिस्तान को जाने वाला रास्ता हो, मोटरवेज हो, GT रोड हो, तमाम बंद कर दें। जी ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पहले से सूबे का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए, न वहाँ तरक्याती काम है, न रोज़गार है, न सियात है, न कुछ है। तो ये रास्ते भी बंद करें ताकि पूरा का पूरा जो है ना बेड़ा एक ही मरतबा गर्क हो जाए और आवाम को भी थोड़ा सा इनको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। दूसरी बात ये, जुनैद अकबर साहब ने चंदे की अपील की है, और इसका मतलब ये कि इससे पहले गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा का फ़ंड इस्तेमाल कर रहे थे, और मुझे तो लग रहा है अगर चंदा नहीं दिया तो कोई MQM की तरह ये बता तो नहीं शुरू कर देंगे कि भाई हमने जलसे जुलूस करना है। और दूसरी बात ये कहते हैं हम पुरअमन है, आप पुरअमन है तो किस चीज़ का आप जो कालादम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहे थे, आपने जो हर डिस्ट्रिक्ट से 10,000 जो डिजिटल मीडिया आप पैसे दे रहे उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, आप जो TTP के दफातर खोल रहे थे, और TTP जो है ना गंडापुर ग्रुप, TTP डी खान ग्रुप, ये तो मशहूर है सारे। तो इन लोगों को, और ख़ुद खान साहब ने माना कि पेट्रोल बम हमने जमान पार्क से फेंके गए, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी माजी तो इन सारी करतूतों से भरा हुआ है, तो आप पे एतबार कौन करेगा? चले शो जो है वो क्लोज कर रहे हैं, टाइम पर बिल्कुल खत्म हो गया है। शौकत साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें, कादिर साहब ने जो इल्जामात लगाए इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इल्जामात ये लगा रहे हैं, जुडिशल कमीशन से भाग रहे हैं। हम ये तो यही तो हम कह रहे हैं कि जी आप इल्जामात लगा रहे हैं, जुडिशल कमीशन को बनने दें। वो अगर कह दे कि जी PTI ने गलत किया, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर ये चूंकि खुद डर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ इन्होंने किया है, ये सारे मुस्तफीद हो रहे हैं उससे, और आज इल्जाम से PTI पे लगा रहे हैं। बात कर रहे हैं आपके सूबाई सदर जो है वो भी कह चुके हैं कि कराची को सांस लेने दे, इकट्ठे किए जाते थे चंदा इकट्ठा के नाम पे। देखिए उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो इन्वेस्टर आते थे हमारे पास, हमें इन्वेस्टर की जरूरत नहीं, हम अपने खुद चंदा करेंगे कारकुनों से। ये अच्छी बात की है उन्होंने। ये कोई हर पॉलिटिकल पार्टी का कहते हैं इन्वेस्टर जो आते थे फायदा भी उठाते थे, खुदा के लिए कौन सा फायदा उठाया? जाहिर है, देखिए जो बंदा पैसा लगाता है, देखिए वो उन्होंने इशारा जो किया है वो सूबे की तरफ नहीं किया है। उन्होंने जो इशारा किया था वो जहांगीर तरीन की तरफ इशारा किया था, आलिम खान की तरफ इशारा किया था, इतने बड़े बड़े लोगों की तरफ इशारा किया था जो वो इन्वेस्ट करते थे फिर मांगते थे, तो वो उनकी तरफ इशारा। ये हमें जी हमारे लोग हैं, मतलब जो आप आपने चले वर साहब लास्ट कमेंट प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वर साहब कैसे ये कह रहे हैं कि MQM भत्ताखोर जमात है, असल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी भत्ताखोर जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। $3 अरब 18वीं तरमीम के तहत इनको मिल रहे हैं, इनसे
तो सही, इनके पार्टी के जो ये बड़े बड़े सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनके ऐसे कौन से कारोबार हैं कि प्राइवेट जहाजों में घूमना फिरना, और ये कहां से ये इतनी सारी इनके पास जायदादें बन गई? जमींदार है, कारोबार है। एमक्यूएम की तरफ बत्तखोर, चंदा, बत्तख, कत्ल गारत, बोरी बंद लाशें नहीं है। हमारा कारोबार है, सब बिजनेसमैन लोग हैं, जमींदार है। तो खुदा ना खास्ता मुस्तफा कमाल का क्या कारोबार है? फारूक सत्तार का क्या कारोबार है? खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कारोबार है? सारे वही चंदे पे पल रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। चले लास्ट कमेंट रान साहब आप भी कर दें, फिर शो क्लोज करते हैं जी। देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई जो है वो अब गलत रास्ते पे चल पड़ी है, और इस रास्ते से ये कोई बेहतरी नहीं इनकी आने लगी। इनको जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ये इनके पास एक सूबा है, वहाँ परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, बजाय कि मुल्क के अंदर जो बेहतरी आ रही है उसके रोकने के ऊपर या उसको सैबोटाज करने के ऊपर ध्यान दें। इससे उसको और मजीद नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मसाइल है, इकॉनमी एक मसला है, लॉ एंड ऑर्डर एक मसला है। आज भी कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की कीमती जानें जो हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जानें जो हैं मुल्क और कौम के लिए कुर्बान की हैं, जिन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अब आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।